नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का साइंस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है शाहजहाँ। आज हम शाहजहाँ के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जहांगीर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ शुरू करेंगे हम लोग शाहजहाँ के बारे में। काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसे जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करेंगे और ध्यानपूर्वक इसको सुनिएगा और नोट भी करते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं शाहजहाँ के बारे में। शाहजहाँ का जो समय है, कार्यकाल, वो जो कार्यकाल जब तक शाहजहाँ ने शासन किया, तो शासन का समय का जो कार्यकाल है शाहजहाँ का, वो 1627 से लेकर 1658 है। तो याद करेंगे 1627 से लेकर 1658। ठीक है, तो इसको भी दिमाग में रखेंगे। अब देखेंगे सामान्य परिचय क्या है शाहजहाँ का। तो शाहजहाँ का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, देखेंगे। शाहजहाँ का जो जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 में हुआ था। ठीक है ना, ये 1592 में जन्म हुआ था। ये जो कार्यकाल मैं बता रहा हूँ 1627 से लेके 1658, ये उस समय तक का कार्यकाल है जब तक शाहजहाँ ने शासन किया। ठीक है, हाँ, जन्म हुआ कहाँ था, तो लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में। ये चीज़ दिमाग में रखेंगे, जगह भी याद रखेंगे। परीक्षा की दृष्टि से, वनडे एग्जाम में जो है उसकी दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जन्म, माता का नाम जगत गोसाई था। माता का नाम जगत गोसाई, जो कि मारवाड़ के राजा की पुत्री थी। ठीक है, और पिता जहांगीर। जहांगीर के बारे में हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि शाहजहाँ का विवाह किसके साथ हुआ था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो नाम है 1612 में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था। अर्जुमंद बानो बेगम आसफ खां की पुत्री थी। और आसफ खां कौन थे, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। नूरजहाँ का जो जुंटा गुट था, वो जुंटा गुट के अंतर्गत नूरजहाँ का भाई जो आसफ खां था वो था। तो आसफ खां की जो पुत्री थी उसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। इसका विवाह किसके साथ हुआ? शाहजहाँ के साथ। और जो इतिहासकार हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रचलित नाम जो है अर्जुमंद बानो बेगम का, वो मुमताज़ महल के नाम से है। तो मुमताज़ महल या अर्जुमंद बानो बेगम दोनों ही एक ही है। तो ये दिमाग में रखेगा, इम्पॉर्टेंट है। अब देखेंगे यहाँ पर शाहजहाँ के जो संतानें थी, इनकी जो 14 संतानें थी, उसमें कुछ ही जो संतानें थी वो जीवित बची थी। उन संतानों में 3 पुत्रियाँ और 4 पुत्र शामिल थे। ये नाम आपको याद रखना है कि शाहजहाँ के कितने पुत्र थे और कितनी पुत्रियाँ थी। परीक्षा में प्रश्न आता है कि इसमें शाहजहाँ की कौन सी पुत्री नहीं है। शाहजहाँ की कौन सी पुत्री नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे शाहजहाँ की जो पुत्री थी वो जहाँ आरा, रोशन आरा और गौहन आरा है। जहाँ आरा, रोशन आरा और गौहन आरा है। फिर देखेंगे जो पुत्र थे वो थे दारा शिको, औरंगजेब, मुराद बख्श, शाह शुजा। तो कौन कौन है? दारा शिको, औरंगजेब, मुराद बख्श और शाह शुजा। इतने नाम हैं, ये 4 नाम हैं, आपको दिमाग के अंदर रखने हैं। फिर देखेंगे शाहजहाँ के अंतिम 8 वर्ष जो थे, मतलब शाहजहाँ का जो कार्यकाल कंप्लीट होने वाला था, जब ये 8 वर्ष, जो अंतिम 8 वर्ष थे, मतलब कि मृत्यु तक के, वो आगरा के किले में बीता। और आगरा के किले में शाहजहाँ को कैद कर लिया गया था औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे औरंगजेब के द्वारा इसको कैद कर लिया गया था, जहाँ आरा ने इसकी सेवा की थी। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अंतिम 8 वर्ष आगरा के किले में व्यतीत किए थे। किस बादशाह ने या किस शासक ने, मुग़ल शासन के अंतर्गत आते थे। ठीक है, तो वो शाहबुर्ज जगह थी। ये वो जगह थी जहाँ पर आपने पढ़ा है पिछली वीडियो में कि जहांगीर ने न्याय की जंजीर का निर्माण करवाया था। ये वही जगह है, आगरा के किले के शाहबुर्ज में ही निर्माण कराया था न्याय के जंजीर का। ठीक है, जो कि बंदी की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। तो बंदी की तरह जीवन व्यतीत करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि औरंगजेब ने इन्हें कैद कर लिया था। औरंगजेब जो कि शाहजहाँ का पुत्र था। ठीक है, मृत्यु कब हुई? 1666 में। ठीक है, 1666 1666 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है शाहजहाँ की। अब देखेंगे यहाँ पर शाहजहाँ के समय में कौन कौन से विद्रोह हुए। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे, उन बिंदुओं को आपको दिमाग के अंदर रखना है। देखेंगे कि ज़्यादातर जितने भी शासक रहे हैं मुगलिया शासन में, या कोई भी आप पढ़ते हैं, तो उनके समय में कोई ना कोई विद्रोह रहे हुए, कोई ना कोई युद्ध रहे हैं। ठीक है, तो उसको दिमाग के अंदर रखना है। ठीक है, आपको विद्रोह जो हुआ है, देखेंगे विद्रोह का पहला विद्रोह जो है, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि पहला विद्रोह कौन सा था शाहजहाँ के समय में। तो पहला विद्रोह बुंदेला नायक जुझार सिंह का था। तो बुंदेला नायक जुझार सिंह का विद्रोह हुआ था, बुंदेला नायक थे। और उसके बाद सिखों का विद्रोह भी हुआ। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, सिखों का विद्रोह भी हुआ था जिसमें हरगोबिंद शामिल थे।
फिर देखेंगे शासनकाल के जो भी इनका शासनकाल था उसके चौथे और पाँचवें वर्ष, ध्यान रखेंगे चौथे और पाँचवें वर्ष, यानी कि 1630 1632 के आसपास की बात है। देख सकते हैं ऊपर 1627 से लेकर 1658 मैंने कार्यकाल लिखा है यहाँ पर। तो चौथे पाँचवें वर्ष की बात कर रहे हैं, 1630 से 1632 वर्ष के आसपास दक्कन और गुजरात में एक भीषण दुर्भिक्ष हुआ था, भीषण अकाल पड़ा था। तो किसके समय में काफ़ी मतलब काफ़ी लंबे समय तक अकाल पड़ा, और कहाँ पर, दक्षिण में बात करें दक्कन, और यहाँ गुजरात में, गुजरात वाले क्षेत्र में पड़ा है अकाल। तो इसकी चर्चा हम इसलिए कर दे रहे हैं कि परीक्षा में इस तरह से प्रश्न आया हुआ है कि किसके शासनकाल में भीषण दुर्भिक्ष पड़ा था। ठीक है, तो वो और कहाँ पर, वो क्षेत्र भी याद रखेंगे, दक्कन और गुजरात का क्षेत्र था। ठीक है, ये तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हो गई। उसके बाद देखते हैं साम्राज्य विस्तार को लेकर कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं, देख लेंगे। शाहजहाँ के समय में शाहजहाँ ने सबसे पहले जो साम्राज्य विस्तार को लेकर जो पहला दक्षिण की तरफ जो अभियान चलाया वो अहमदनगर को लेकर चलाया था, अहमदनगर को लेकर चलाया था। इसकी चर्चा हम जहांगीर के समय में कर चुके हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अहमदनगर दक्षिण की तरफ जब हम बात करते हैं तो दक्षिण की तरफ अहमदनगर को लेकर बात की जाती है। उसके बाद देखेंगे गोलकुंडा पर भी आक्रमण किया है, तो गोलकुंडा को भी कब्जे में कर लिया था। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे करेक्टर है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है मीर जुमला, जिसको मीर जुमला के नाम से जाना जाता है, विख्यात है, ये उपाधि कह सकते हैं। उनकी एक्चुअल नाम जो है मोहम्मद सैयद है, तो मोहम्मद सैयद ही मीर जुमला है। ये गोलकुंडा का वजीर था। देखेंगे गोलकुंडा पे देख रहे हैं यहाँ पर आक्रमण कर दिया था शाहजहाँ ने, तो गोलकुंडा का वजीर था और किसी बात से वो नाराज़ था वहाँ के शासक के द्वारा। तो उसने क्या किया, मुग़लों की सेवा में शामिल हो गया, तो मुग़लों का साथ दिया उसने, और उसने कोहिनूर हीरा, आप देखिए कोहिनूर हीरा की चर्चा अभी आगे समय तक, काफ़ी लंबे समय तक होती रहेगी। कोहिनूर की चर्चा अभी जब उत्तरवर्ती जो भी शासक आएंगे मुगलिया सल्तनत के बाद कि जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी 1707 में, उसके बाद जो उत्तरवर्ती शासक है जो कि कमज़ोर शासक कहलाए मुगलिया शासन के अंतर्गत, तो वहाँ पर अभी आप आगे बढ़ेंगे तो ये कोहिनूर हीरा की चर्चा होती रहेगी। तो इसको जो कोहिनूर हीरा है इसको दिमाग के अंदर हल्का सा रखिएगा कि कोहिनूर अब यहाँ शुरुआत हो गई, तो कोहिनूर हीरा किसने किसको दिया है, तो यहाँ पर हल्का ध्यान रखेंगे। जो ये कोहिनूर हीरा है ये गोलकुंडा का एक व्यक्ति है जिसका नाम है मीर जुमला। ठीक है ना, तो ये मीर जुमला जो मोहम्मद सैयद के नाम से जाना जाता था, मीर जुमला के नाम से जाना जाता था, एक्चुअल नाम जो था मोहम्मद सैयद था। ठीक है, तो उसने वो कोहिनूर हीरा जो किया किसको दे दिया, शाहजहाँ को दे दिया। तो यहाँ पर जो कोहिनूर हीरा प्राप्त होता है वो शाहजहाँ को प्राप्त होता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं, फिर उसने आगे बढ़ता है, फिर वो बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को पराजित करता है। तो देखेंगे यहाँ पर इस प्रकार वो अहमदनगर, गोलकुंडा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा, और अहमदनगर, गोलकुंडा, फिर उसके बाद बीजापुर पर विजय प्राप्त करता है। ठीक है, जहाँ वो गोलकुंडा से वो कोहिनूर हीरे को प्राप्त करता है। ठीक है, शाहजहाँ की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद देखेंगे कि हम कंधार की चर्चा कर लेते हैं। कंधार यहाँ देख लेते हैं कि कंधार अब जो है शाहजहाँ के समय में फाइनली स्वतंत्र हो गया है। तो शुरुआत में हमने देखा कि जहांगीर के समय में क्या हुआ था, स्वतंत्र हो गया था, कंधार छिन गया था, हमने पिछली वीडियो में देखा भी। फिर उसके बाद शाहजहाँ उसको अपनी कूटनीतिक चालों से उसको हथिया लेता है, लेकिन फिर दोबारा मतलब शाहजहाँ के समय में ही जब शाहजहाँ कब्जा कर लेता है कंधार पे, ठीक है, फिर दोबारा शाहजहाँ से वो अंतिम रूप से छिन जाता है, यानी अंतिम रूप से स्वतंत्र घोषित हो जाता है। तो कंधार जो है अंतिम रूप से स्वतंत्र कब घोषित हो जाता है या मुगलिया सल्तनत से अलग हो जाता है, आज़ाद हो जाता है, तो वो किसके समय में, शाहजहाँ के समय में है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर देखते हैं अब उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है। उत्तराधिकार के युद्ध किसके बीच होगा, जाहिर सी बात है, अब शाहजहाँ बीमार हैं और शाहजहाँ उस समय कैद में थे, औरंगजेब ने कैद कर लिया था, और उससे पहले ही क्या उत्तराधिकार को लेकर युद्ध चालू हो जाता है। तो उत्तराधिकार किसके मध्य होगा, जो भी इनके पुत्र थे उनके बीच में। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देंगे कि औरंगजेब और मुराद बख्श साथ में ही रहे हैं, काफ़ी लंबे तक दोनों ने मिल के लड़ाइयाँ लड़ी हैं शाही सेना के खिलाफ। ठीक है, लेकिन जो लड़ाई मुख्य रूप से औरंगजेब की रही वो दारा शिकोह और शाह शुजा के मध्य ही रही है। ठीक है, मुराद बख्श को उसने चालाकी से कैद कर लेता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, लेकिन
लेकिन उसकी मतलब देखिए लड़ाइयाँ, अगर लड़ाइयों की बात करें, युद्ध की बात करें, तो डायरेक्ट रूप से मुराद बख्श के साथ नहीं रही हैं, ठीक है। और रही किसके साथ? शाह शुजा और दारा शिकोह के साथ। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि चारों शासक मैंने यहाँ पर बता दिया था किस प्रकार से युद्ध में इन्वॉल्व रहे हैं। उत्तराधिकार की युद्ध की अगर हम बात कर रहे हैं, जो शाहजहां के बीमार होते हैं उसके पुत्रों के मध्य युद्ध छिड़ गया, जो चीज़ मैंने बताई आपको। और आप देखेंगे जहां आरा जो उनकी पुत्रियां थी, जहां आरा, रोशन आरा, गौहन आरा, उसमें देखिए जहां आरा ने दारा शिकोह का साथ दिया है, तो जहां आरा ने दारा शिकोह का साथ दिया है, रोशन आरा ने औरंगजेब का साथ दिया है, औरंगजेब का साथ दिया है, और गौहन आरा ने मुराद बख्श का साथ दिया है। इन लोगों ने अपना छोटा छोटा गुट बना लिया था, ठीक है। फिर आप देखते हैं शुरुआत में स्वर्ण में शाह शुजा ने बंगाल पर कब्जा कर लिया और मुराद ने गुजरात पर कब्जा कर लिया। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि शाह शुजा ने बंगाल पे और मुराद ने गुजरात पर कब्जा कर लिया है। लेकिन जब औरंगजेब के साथ इसकी लड़ाई होती है, किसकी? शाह शुजा की, तो बनारस का युद्ध जो होता है, बनारस के पास का क्षेत्र है, वहाँ पर शाह शुजा औरंगजेब के द्वारा पराजित कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर कि शाह शुजा बंगाल को लेकर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है कि मैंने बंगाल पर कब्जा कर लिया, और मुराद बख्श ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है कि गुजरात को कब्जा करके स्वतंत्र घोषित कर देता, गुजरात पर कब्जा कर लिया, है ना। हालांकि बनारस के युद्ध में पराजित होता है, वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कब्जा कर, लेकिन औरंगजेब ने ऐसा अपनी कूटनीति के जो भी उसकी सूझबूझ थी उसके चलते उसने कोई घोषणा नहीं की, अपने आप को स्वतंत्र घोषित नहीं किया। क्या किस क्षेत्र पर उसने कब्जा किया, किस क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया, इस बारे में कोई बात की घोषणा वो नहीं करता है। और ये देखते हैं फिर उसके बाद यहाँ पर क्या नाम है, धर्मत का युद्ध होता है। ध्यान देंगे, धर्मत का युद्ध की हम बात कर रहे हैं। धर्मत के युद्ध परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, जो कि 1658 में लड़ा गया। किसके खिलाफ? शाही सेना के खिलाफ। शाही सेना के खिलाफ लड़ा जाता है। कहाँ पर? उज्जैन के पास। तो उज्जैन के पास ये लड़ाई लड़ी जाती है। तो कौन लड़ता है? शाही सेना, औरंगजेब और मुराद बख्श दोनों मिल के लड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देंगे, मैं बार बताया, मैंने शुरुआत में चर्चा कर दी है कि मुराद बख्श और औरंगजेब काफ़ी लंबे समय तक साथ में लड़ाइयाँ लड़ते हैं, ठीक है। या तो शाह शुजा के खिलाफ लड़ी जाती है, तो दारा शिकोह के खिलाफ लड़ी जाती है, ठीक है। तो औरंगजेब ने जो किया, शाही सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी 1658 में, धर्मत के युद्ध कहलाया, जो कि उज्जैन के पास था। और वहाँ पर औरंगजेब विजित होता है, मतलब कि औरंगजेब और मुराद मिल के लड़ाई लड़ते हैं शाही सेना के खिलाफ, ठीक है। तो इस प्रकार देखते हैं धर्मत के युद्ध होता है। फिर देखते हैं फिर उसके बाद 1658 में, कुछ महीने बाद ही 1658 में ही, मतलब कि ये ध्यान रखेंगे जो मैं क्रम बता रहा हूँ यही क्रम भी है, इसके बाद ये सन एक होता है लेकिन महीने अलग अलग हैं, तो महीने आपको याद रखना, मगर एक क्रम में आपको याद रखना कि युद्ध कौन सा युद्ध कब हुआ, ठीक है। तो सामूगढ़ का जो युद्ध होता है 1658 में, वो औरंगजेब और मुराद फिर मिलकर लड़ते हैं, किससे? दारा शिकोह के खिलाफ। देखते हैं सामूगढ़ का युद्ध। तो दारा शिकोह के खिलाफ लड़ता, देखिए हमने जैसे मैंने बताया कि दारा शिकोह के खिलाफ लड़ाई लड़ता है औरंगजेब, तो मुराद बख्श और विजित हो जाता है, औरंगजेब विजय प्राप्त करता है। फिर इलाहाबाद में खंजवा के पास एक युद्ध लड़ाई लड़ी जाती है 1659 में, 1659 में लड़ाई लड़ी जाती है औरंगजेब और शाह शुजा के मध्य। अब देखिए औरंगजेब और शाह शुजा लड़ रहे हैं कहाँ पे? इलाहाबाद खंजवा के पास। कब? 1659 में। और यहाँ पर देखते हैं कि शाह शुजा इस प्रकार हार जाता है, और हार के क्या हो जाता है? अराकान भाग जाता है, और इस प्रकार औरंगजेब की विजय होती है। फिर देखते हैं देवराई का युद्ध होता है। देवराई का युद्ध 1659 में भी होता है, औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में। तो देखते हैं दो युद्ध लड़ा गया यहाँ पे, सामूगढ़ का युद्ध, देवराई का युद्ध लड़ा गया औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य। लेकिन यहाँ पर भी देखते हैं दारा शिकोह पराजित होता है, मगर यह अंतिम रूप से पराजित होता है, और यहीं पर दारा शिकोह की हत्या करके उसको हुमायूं के मकबरे के पास दफना देता है, यानी दिल्ली में दफना दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए परीक्षा का प्रश्न भी है कि दारा शिकोह का मकबरा कहाँ है? हुमायूं के मकबरे के पास, यानी कि दिल्ली में। अब देखते हैं शाहजहां की कुछ धार्मिक नीतियां थी जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसकी भी चर्चा कर लेंगे, और थोड़ी सी दारा शिकोह के बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। दारा शिकोह भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, हालांकि वो शासक नहीं बन पाता है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है। किस तरह से? यहीं पर इम्पोर्टेंट है, देखते हैं, ठीक है। जो धार्मिक नीतियाँ थी इसकी, किसकी? शाहजहां की। उसने क्या किया? 1636 से 37 के मध्य सिजदा और पावोस की जो पुरानी प्रथा चली आ रही थी दिल्ली सल्तनत के समय से, दिल्ली सल्तनत के समय चली आ रही थी, उसको क्या कर देता है? ये समाप्त कर देता है, और चहार तस्लीम की प्रथा की शुरुआत करता है। कौन सी प्रथा?
चहार तस्लीम की प्रथा की शुरुआत करता है। इलाही संवत की जगह पे हिजरी संवत को शुरू करने वाला शासक कौन था? तो शाहजहां। इलाही संवत जो कि अकबर का था, उसकी जगह पे हिजरी संवत लेके आता है। इसने क्या किया? जो गो हत्या पर निषेध लगाया गया था अकबर के समय पर, उस निषेध को ही समाप्त कर देता है। ठीक है, तो शाहजहां द्वारा गो हत्या निषेध को समाप्त कर दिया था, जो कि गो हत्या निषेध लगाया गया था, गो हत्या पर रोक लगाई गई थी अकबर के समय पे, उसको दोबारा चालू कर देता है, इस तरह से कह सकते हैं यहाँ पर। फिर देखेंगे झरोखा दर्शन, तुलादान और हिंदू राजाओं के माथे पर तिलक लगाने की प्रथा को ये समाप्त नहीं करता है, उसको जारी ही रखता है। झरोखा दर्शन, तुलादान, हिंदू राजाओं के माथे पर तिलक लगाने की प्रथा को वह समाप्त नहीं करता, उसको जारी ही रखता है। अब अन्य कुछ बिंदु पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम दारा शिकोह के बारे में चर्चा करनी थी हमको, जैसे मैंने आपको बताया कि दारा शिकोह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दारा शिकोह को लेन लूप द्वारा लघु अकबर की संज्ञा दी गई। क्या की गई? लघु अकबर की, क्योंकि उसकी वो क्या था? धार्मिक रूप से सहिष्णु था। हालांकि उसका प्रभाव शाहजहां पे था, दारा शिकोह किसका पुत्र था? शाहजहां का पुत्र था। तो क्या था? शाहजहां जो था वो धार्मिक रूप से असहिष्णु था शुरुआत में, लेकिन दारा शिकोह के प्रभाव से ही, मतलब अपने पुत्र के प्रभाव से ही वो क्या हो जाता है? थोड़ा सा धार्मिक हो जाता है, मतलब कि सहिष्णु हो जाता है, सभी धर्मों के प्रति एक सद्भाव की भावना रखने लगता है। तो इसीलिए लेन लूप द्वारा दारा शिकोह को कहा गया है। ध्यान देंगे, दारा शिकोह को क्या कहा गया है? लघु अकबर। शाहजहां द्वारा शाह बुलंद इकबाल की उपाधि इसको दी गई थी दारा शिकोह को। देखेंगे दारा शिकोह द्वारा संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद, जितने भी दारा शिकोह ने कहा, ग्रंथों की बात कर लें या संस्कृत से संबंध कोई पुस्तक की बात कर लें, तो सबका उसने फारसी में ही अनुवाद किया है। ये याद रखेंगे, फारसी लैंग्वेज दिमाग में रखेगा। तो संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया है, जिसमें भगवत गीता और योग वशिष्ठ महत्वपूर्ण है। भगवत गीता का फारसी में अनुवाद और योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद दारा शिकोह द्वारा किया गया। ठीक है, वेदों का संकलन इसने किया, करने वाला ये पहला शासक इस तरह से बनता है। ये पहला मुस्लिम शासक जिसने वेदों का संकलन किया वो दारा शिकोह था। इसकी मौलिक पुस्तक है, एक अपनी मूल पुस्तक, उसका नाम है मज्म अल बहरीन, जिसका अर्थ होता है दो समुद्रों का संगम। ये भी उसी की पुस्तक है, किसकी? दारा शिकोह की। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है वो ये है कि उसने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करा है। किसने? 52 उपनिषदों का उपनिषद की बात कर रहे हैं, अनुवाद करवाया फारसी में, जिसका नाम किस नाम से कराया? सिर्रे अकबर के नाम से। तो सिर्रे अकबर किसकी है? तो सिर्रे अकबर दारा शिकोह की है। ठीक है, तो दारा शिकोह की सिर्रे अकबर है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा ना, काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्टर था, काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट थे, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें याद हो गई होंगी। अब एक चीज़ और सुन लीजिए कि याद तो हो गई, लेकिन जैसे ही आपने इसको हफ्ते डेढ़ हफ्ते के लिए छोड़ा, वैसे आप भूल जाएंगे। तो इसको जो आपने नोट किया अपनी बुक में, कॉपी में जो भी आपने नोट किया है, इसको आप क्या कर लेंगे कि 2 दिन बाद रिवीजन कर लेंगे, फिर 4 दिन बाद फिर रिवीजन कर लेंगे, फिर आपके लिए फिर दिमाग में हमेशा के लिए परमानेंट हो जाएगा। कोई भी विकल्प नहीं, शॉर्टकट को बिल्कुल फॉलो मत करिएगा, क्योंकि शॉर्टकट जो होगा जब परीक्षा में जब आएगा तो वो आपका शॉर्टकट आपके दिमाग से निकल जाएगा और फिर आप कुछ प्रश्न गलत कर देंगे। तो जो भी तरीका है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, मेहनत से ही चीज़ें होंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।